इंडिया खेलेगी इंग्लैंड के साथ मैच तो आपको कुछ भी हो जाए एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ही वहाँ मिलेगा। हाँ, एशेज से पहले प्लेयर्स ट्रिब्यून के लिए बेन स्टोक्स ने एक बड़ा प्यारा आर्टिकल लिखा था। और कुछ हो ना हो लेकिन हम आपको एंटरटेन जरूर करेंगे। एज पत्रकार हम बड़े मजे आते हैं, अच्छी हेडलाइन हम लिख रहे हैं, है ना, रोज उनकी आलोचना करने का मौका मिल जाता है। सेमीफाइनल याद कर लीजिए वर्ल्ड कप का 2011 वाला, भाई सहवाग ने सेंचुरी नहीं मारी, अर्धशतक भी नहीं मारा, पर जैसी शुरुआत उन्होंने आपको दी पूरे पाकिस्तान कैंप में एक मैसेज क्लियर हो गया था कि वी आर हियर टू विन। और रोहित शर्मा इसी एटीट्यूड से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं टोन सेट करूंगा, मैं कप्तान हूँ। आपने एवरेज की बात की, उन्होंने ये कहा भी था, मुझे याद है एशिया कप में था, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पता है जिस अंदाज में मैं खेल रहा हूँ मेरी एवरेज कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया टीम जिस अंदाज में खेली ना, कोई टीम उनसे भिड़ना नहीं चाहेगी सेमीफाइनल में। फिर हो सकता है कि आप फिर कोलकाता में खेलें, क्योंकि अगर इंडिया टॉप करती है पाकिस्तान फोर्थ आती है। विराट कोहली की सेंचुरी कितनी चर्चा हुई, मतलब सड़क पर चलते आदमी से लेके स्टूडियो में बैठे फॉर्मर क्रिकेटर्स तक ने सेल्फिश बता दिया। ब्रायन लारा का 400 क्या था? अनिल कुंबले के 10 for 10 जब हो रहे थे, जवाहरलाल श्रीनाथ चिल्ला रहे थे कि आप कैच मत लीजिए, वाइड डाल रहे थे, आपको वो भी याद आता है? तब भी हमने किसी ने आलोचना नहीं की। हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। परफेक्ट जो टाइमिंग है ना, मतलब शायद ऊपर वाले की कृपा है या जैसी भी है, वो एक सही समय पे इंजरी आई। नमस्ते, मैं सूरज हूं और ये है द क्रिकेट शो। एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं हम सारे लोग और बात करेंगे तमाम सारे ज्वलंत मुद्दों पर, फिर चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या विराट कोहली का नेट रन रेट खराब करना। लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। वीकेंड का मुकाबला लखनऊ में, इकाना की पिच, और इंग्लैंड जिस तरीके से खेल रही है जब हम ये शूट कर रहे हैं तो इस हिसाब से लग रहा है कि T20 खेला जाएगा लखनऊ में। क्या कहते हैं निखिल सर? लखनऊ की पिच तो पहले जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उससे पहले तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि पिच होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि अगर उससे पहले आपको याद है जिस तरह से आईपीएल में पिच मिली थी, जिस तरह से एक बायलैटरल सीरीज़ में पिच मिली थी, तो मुझे, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई वाज फियरिंग द वर्स्ट। मुझे लगा था बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि जब रिले की गई वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले, तो अक्सर आप पिच एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहेंगे यार 2 महीने उतना टाइम नहीं है रिलेट पिच को, और आपने कोई ड्रॉप इन पिच भी नहीं करी थी, फ्रेश पिच आपने बनाई थी। तो मुझे लगा था खतरे की घंटी तो वहाँ होने बजने वाली है, चाहे कोई भी टीम खेले। लेकिन उसके बाद हमने कुछ मैचेस देखे, इकाना में ठीक ठाक पिच, अच्छी खासी आपको पिच देखने को मिली, तो वो राहत मिली कि चलो भाई वो क्या कहते हैं, पुअर क्वालिटी माइनफील्ड पिच जो पुअर रेटिंग आईसीसी देती वैसी नहीं होगी। बावजूद इसके जब इंडिया खेलेगी इंग्लैंड के साथ मैच तो आपको कुछ भी हो जाए एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ही वहाँ मिलेगा। अभी तक जो पिचेस मिली हैं वहाँ अच्छे खासे रन बने। इंडिया वाले मैच में थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक, मैं ये नहीं कहता कि जैसे हम टेस्ट मैचेस में पिचेस देखते हैं रैंक टर्नर, वैसा नहीं, पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक आपको इकाना में मिलेगा, क्योंकि भाई कोई लॉ तो नहीं है बट अनरिटन रूल है, होम टीम को एडवांटेज मिलता है, जो पिचेस उनको सूट करती हैं वैसी पिच होती है। तो अगर इंडियन टीम को खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन फ्रेंडली पिच पे मदद मिलेगी तो वैसी पिच बनाएगी। हालांकि इंग्लैंड की टीम को आप फिलहाल देखें तो पिच की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप कैसी भी पिच दे दें, सपाट, स्पिन फ्रेंडली, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली, उनके बुरे हाल है, तो वो तो वैसे ही पिटने वाली है। लेकिन आई थिंक आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिलेगा। जिसका घर है पजामे उसी की नाप के रहेंगे। हाँ बिल्कुल। संदीप जी, क्या लग रहा है? श्रीलंका के खिलाफ भी हार गए ये लोग, क्या होगा इंग्लैंड का? हाँ, फिर से ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे, 2015 रिपीट करेंगे। और अब हो सकता है कि ब्रेंडन मैकलम को फ़ोन करेंगे कि भाई साहब इतने दिन हमारे साथ रहते हो तो 12 महीने रह लो, वो ज़्यादा ठीक होगा, 12 महीने रह लोगे हमारे साथ, वनडे भी खेल लेना। क्योंकि फॉर्म अब वही दिक्कत आ रही है ना कि हम लोगों ने जब वर्ल्ड कप की शुरुआत में जब शो की शुरुआत हुई तो उस दौरान यही चर्चा कर रहे थे कि यार वो अपना एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनका एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो उसको कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये वो वही मिसिंग है इस वर्ल्ड कप से। उन्हें पता ही नहीं है, जैसे निखिल भाई ने कहा कि सपाट पिच भी दे देने के बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इंग्लैंड उस पर 300 साढ़े 300 रन मारेगा। कंफ्यूज्ड हैं आप। दिल्ली की पिच पे जहाँ पे 280 प्लस का स्कोर अफगानिस्तान की टीम करके आपकी देती है, वहाँ पर भी ये फेल हो जा रहे हैं, तो ये बताता है उस टीम के बारे में कि बहुत कंफ्यूज्ड है। एक अच्छा ट्वीट था हर्षा भोगले का कि नेक्स्ट 20 डेज आर गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग फॉर इंग्लैंड, और वो दिख रहा है। वो हर दिन वो गिनेंगे कि भैया छुट्टी खत्म हो। ये तो उनके लिए अब छुट्टी ही रह गई, क्योंकि आज जो हो रहा है, अभी हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मैच का हाल है उसके देखकर लगता है कि आज वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम ऑफिशियली हम लोग जान जाएंगे कि इंग्लैंड है, क्योंकि उसके बड़े मैचेस बाकी हैं। तो वो है, तो उस केस में तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की कहानी खत्म है। हम अपनी कहानी देखते हैं, वो संडे को है। एक चीज़ में अगर इंग्लैंड का बोलूँ ना, कहाँ परेशानी है, जैसे संदीप ने भी कहा कि एक जो बेसबॉल वाली चीज़ है, मुझे इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ी परेशानी लगती है, वो अपने इमेज को लेके इतने सीरियस हैं
कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, संजय मांजरेकर जैसे, अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो वो ये कहते हैं अपनी किताब में कि यार मैं टेक्निक को लेकर इतना ऑब्सेस था कि मैं ये देखता था मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मैंने सही शॉट खेला है नहीं, बनस्पत कि मैं ध्यान दूँ कि रन कैसे आने हैं। तो मैंने रनों पे तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिया। हाइंडसाइड में कहते हैं, आज कहते हैं, पीछे मुड़कर जब देखते कहते काश मैंने रन बनाने पे ध्यान दिया होता। कैसा दिख रहा हूँ वो तो अलग बात है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, रन बनाने ना मेन, तो शायद मेरा करियर थोड़ा और बेहतर होता, सक्सेसफुल होता। मुझे लगता है इंग्लैंड के साथ ये परेशानी है। उन्होंने एक इमेज बनाई अपनी, वो बेसबॉल आप उसको कह दें, टेस्ट क्रिकेट में है, बाकी वनडे क्रिकेट में भी यही अंदाज है जिससे वो पिछला वर्ल्ड कप भी जीते, T20 चैंपियंस भी हैं। तो उन्होंने दिखाया कि हम ये अंदाज में खेलेंगे, सिचुएशन कुछ भी हो हम चला के खेलेंगे। तो अब आपने एक इमेज बना ली, अब यू आर ट्राइंग टू लिव अप टू दैट इमेज। अब आप ये नहीं देख रहे गेम सिचुएशन क्या है, गेम अवेयरनेस जीरो आप कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमने ये कर लिया, लकीर के फकीर है, यही हमने सोचा करना है, हम वही करेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। आप अगर एशेज भी देखें, इन्होंने ड्रॉ किया, बहुत अच्छा खेला बाकी 2 टेस्ट में, लेकिन आप शुरू में देखें जो 2 टेस्ट मैच हारे वो बेवकूफ़ी से हारे। क्यों आपने ड्रॉ कर दिया? क्योंकि आप दुनिया को बताते हो हम बेसबॉल खेलते हैं, आपको हेडलाइंस पसंद आती है, आपको ये पसंद आता है, सब लोग बात कर रहे हैं कि हम रीडिफाइन कर रहे हैं क्रिकेट को। भैया आप रीडिफाइन करो, आप उस अंदाज में खेलो, बिल्कुल वैसा करो। ब्रेंडन मैकलम खुद वैसे करते थे, लेकिन आप गेम अवेयरनेस भी देखोगे ना, जब जो ज़रूरत है, जैसी पिच है, जो कंडीशंस है, जो इंडियन टीम करती है, या अब आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है, सिचुएशन बता। तो इंग्लैंड के पास टैलेंट सब है, लेकिन आप अगर पिच को नहीं रिस्पेक्ट करोगे, आप गेम को नहीं रिस्पेक्ट करोगे, आप ऑपोजिशन को नहीं रिस्पेक्ट करोगे और उसके मुताबिक नहीं खेलोगे, यही खेलोगे जो आपको जॉस बटलर आते ही टूर्नामेंट से पहले आके कहते हैं हमें डिफेंडिंग चैंपियन मत बोलिए, डिफेंडिंग वर्ड ही हमें नफरत है, हमें आप अग्रेसिव चैंपियन बोलिए। मतलब तो मतलब यहां तक आप इस एक्सट्रीम में जा रहे हैं। तो आप यानी कि मतलब रेपुटेशन के मुताबिक जीना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। टैलेंट है उनके पास, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट वो जो सूझबूझ की थोड़ी सी कमी नजर आई। हाँ, एशेज से पहले प्लेयर्स ट्रिब्यून के लिए बेन स्टोक्स ने एक बड़ा प्यारा आर्टिकल लिखा था। उसमें उसका अंत कुछ इस तरीके से किया था कि और कुछ हो ना हो, लेकिन हम आपको एंटरटेन जरूर करेंगे। अब वो किसको एंटरटेन कर रहे हैं इस तरीके के क्रिकेट से, मैं तो नहीं समझ पा रहा। हमें कर रहे हैं, मतलब एज पत्रकार हम बड़े मजे आ रहे हैं, अच्छी हेडलाइन हम लिख रहे हैं, है ना, रोज़ उनकी आलोचना करने का मौका मिल जाता है, अलग अलग जुमले इस्तेमाल करने का मौका, तो हमें तो कर ही रहे हैं ना वो। और शायद जो ऑपोजिशन टीम है उन्हें भी एंटरटेन कर रहे हैं ना, वो अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं ना, वो मतलब उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स को एंटरटेन कर रहे हैं ना, उनकी मीडिया को कर रहे हैं, बाकियों को कर रहे हैं। हाँ, इंडिया के लिए एक थोड़ी सी चिंता कहिए, कुछ भी कहिए, वैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं, हार्दिक पांड्या की चोट, उस पर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, कब लौट रहे हैं पांड्या? मैं तो देखिए, एक चीज़ है जो हम पहले भी शो से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हार्दिक पांड्या कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये तो मतलब जग जाहिर है, ये बात 100% सर्टिफाइड है, सबको पता है। वो क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होना तो बहुत रेयरिटी है। हम तो आज भी कपिल देव ही ढूंढ रहे हैं, जो भी आता है अगला कपिल देव ही होता है, तो आपको पता है कितने रेयर है वो। लेकिन मुझे लगता है ये परफेक्ट जो टाइमिंग है ना, मतलब शायद ऊपर वाले की कृपा है या जैसी भी है, वो एक सही समय पे इंजरी आई, मतलब परफेक्ट टाइमिंग हुआ। हालांकि आप चाहते कि वो न्यूजीलैंड वाले मैच में भी होते, क्योंकि वो एक टफ मैच था, उसके बाद होती तो आपके थोड़े ईजी गेम है, आप लगभग क्वालिफाई हो गए। लेकिन आज आप स्थिति देखें, मुझे लगता है कि उनको जो जिस डिग्री का स्प्रेन हुआ है, मैं कहीं पढ़ रहा था 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रिकवरी को, आपके 2 हफ्ते शायद हो जाएंगे ये जो आपका श्रीलंका मैच है उसके बाद, और लगभग 3 हफ्ते नेदरलैंड्स गेम के करीब आपके हो जाते हैं। तो अगर आप पूरा 100% प्रिकॉशन भी लेते हो कि वो पूरी तरह से फिट हो जाए, तो भी आप उनको नेदरलैंड्स गेम में खिला सकते हो। चाहो तो वहाँ भी ना खिलाएं, आप सीधा उनको सेमीफाइनल में खिला सकते हैं, ये आपकी स्थिति, आप क्वालिफाई तो कर ही गए हो। दूसरी बात, आज जो उनकी स्थिति है, जितनी मुझे जानकारी मिली, अगर इमरजेंसी होती, फर्ज कीजिए इतनी अच्छी सिचुएशन में भारत ना होता, वही सिचुएशन में होता कि अरे इंग्लैंड से जीतना ज़रूरी है, या फिर इंग्लैंड नहीं, क्या पता वो आखिरी मैच में भी, हमें तो आदत हो गई थी ना कि नेदरलैंड्स के साथ है, जीतना तो है, लेकिन शायद 35वें ओवर में जीतना पड़ेगा, तब आपका नेट रन रेट आपको वो भी नहीं है। अगर होती तो आई थिंक आप इंजेक्शन लगा के, पेन किलर्स करा के उनको खिला सकते थे। हो सकता है वो आपको गेंदबाजी ज़्यादा ना देते, बतौर बैट्समैन तो वो ज़रूर खेलते, 1-2 आपको ओवर वो ज़रूर दे देते। लेकिन मुझे लगता है चिंता की बात नहीं है, जितना आपके पास टाइम है तब तक वो फिट हो जाएंगे। जब आपको बहुत उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस जब आपको चाहिए होगा सेमीफाइनल में, वो आपके लिए मौजूद होंगे। नेट रन रेट पर भी बात करेंगे, लेकिन संदीप जी,
पंड्या की चोट से 2 लोगों का सीधा फायदा हुआ है, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी। शमी ने तो मौका भुनाया बहुत अच्छे से, लेकिन सूर्या के साथ कुछ गड़बड़ हुई, रनआउट हुए। क्या लग रहा है कि सूर्या के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर कंटिन्यू कुछ गड़बड़ होगी? कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने मतलब पिछले शो में हमने गलत प्रेडिक्ट कर दिया कि सूर्या संभवतः ये खेलेंगे ही नहीं, वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलेंगे, वालसन बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। सूर्या को मौका मिल गया और मौका मिला, ठीक है, उसको भुनाने वाली बात अभी आना भी नहीं चाहिए। रन आउट हो गए, अब अपनी गलती थी भी नहीं, गलती वो कोहली की थी, वो साफ दिखी उसमें। तो लगभग उन्होंने वो पिच पे तो 2 रन दौड़ गए और कोहली 1 रन भी नहीं पूरा कर सके, तो वो मामला था। तो उसमें कन्फ्यूजन वाला मामला नहीं है। और शमी जिस फॉर्म में आए हैं, अब शमी को यूज़ करेंगे। ये ब्रेक वाली जो बात आ रही है, तो अभी आपके पास 2-3 मैचेस हैं, कमज़ोर मैचेस हैं, वहाँ पे आप ब्रेक दे पाओगे। जो आपका ट्रायो है पेस अटैक वाला, जिनको रेस्ट की ज़रूरत है, मेनली आपका सिराज और बुमराह को लेकर आपको ज़्यादा सोचना है, क्योंकि वो लोग खेल रहे हैं लगातार। तो वहाँ वो दिक्कत नहीं आने वाली है कि अब सूर्य कुमार यादव 1-2-3 मैच तो देखेंगे ना। अभी वही है ना कि क्लासन वाला जो फॉर्मूला है ना, कि जो साउथ अफ्रीका चला रही है, कि आखिरी ओवर्स में मतलब वो बंदा अगर 30वें ओवर में आ रहा है तो पहले 10 ओवर अपने इनिंग को सेट करता है और आखिरी 10 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। वो क्षमता अपने सूर्या भाई में भी है, पर वो यूज अभी नहीं हो पाया और जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि हम फर्स्ट बैटिंग कर भी नहीं रहे हैं नॉर्मली। तो उस केस में अभी तो ट्रस्ट करेंगे, और जब तक पंड्या वापस नहीं आते हैं तो ये फॉर्मूला ज़्यादा ठीक लगता है। वो एक हम लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार सारे राइट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंडर है ही नहीं, तो वो स्पिन, अगर रिस्ट स्पिनर कोई लेग स्पिनर आ गया तो उसको छकाने वाला कोई बल्लेबाज नहीं है। तो उस फॉर्मूले पर ये टीम जा नहीं रही है। सबको मालूम है कि हम सारे फॉर्म में हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं, बस इसी टीम से कंटिन्यू रखो, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बदलाव ये करेंगे। नेट रन रेट पर लौटते हैं। विराट कोहली की सेंचुरी कितनी चर्चा हुई, मतलब सड़क पर चलते आदमी से लेके स्टूडियो में बैठे फॉर्मर क्रिकेटर्स तक ने सेल्फिश बता दिया। सेल्फिश विराट बहुत देर तक ट्रेंड भी हुआ था, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन थी कि इतना बवाल किया जाए? क्योंकि हम लगातार चौथा मैच जीत रहे थे, ठीक ठाक गेंदें बची हुई थी, और फिर दोनों प्लेयर्स ने, जो मिडल में है अंतिम फैसला उसी का होगा, ना राहुल द्रविड़ वहाँ से डिक्टेट कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। उन दोनों ने अगर आपस में तय किया कि इसकी सेंचुरी हो जाने देते हैं, तो इस पर इतना बवाल मचाया जाना चाहिए था। देखिए, ये डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं पहले आपको मतलब अपनी निजी राय देने से पहले आपको दूसरा नज़रिया बताता हूँ। वो आपको आता है ऑस्ट्रेलियाई नज़रिए से। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर पर्सनल माइलस्टोन्स को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, टीम फर्स्ट होता है। और अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होता तो शायद आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो उनका कल्चर है। मैं मैथ्यू एडन को सुन रहा था, उन्होंने बांग्लादेश वाले मैच के बाद कहा भी कि यार मुझे ये थोड़ा सा सेल्फिश लगा, क्योंकि अगेन वहाँ का वो कल्चर है। वहाँ का तो ये कल्चर था, मार्क टेलर रिकॉर्ड पार करने वाले थे डॉन ब्रैडमैन का, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं करूँगा, है अब तो उससे पहले रिटायर कर रहे थे। वो अलग तरह सा कल्चर है। इंडिया में मुझे नहीं लगता, अब अगर आप भारतीय नज़रिए से देखें, और क्योंकि मैं भारतीय नज़रिए से देख रहा हूँ, मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा। 100 तक आप जा रहे हो, तो ये क्या पहले ऐसे शख्स हैं, मैं आपको कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड दिखाऊं। मुझे याद आता है ब्रायन लारा का 400 क्या था, मैच सिचुएशन तो कुछ नहीं थी, वो तो बना ही, वो मैच खेला ही इसलिए क्या था कि वो 400 तक पहुंचे, और हम सब ने सेलिब्रेट किया, सब ने खड़े हुए, तालियां बजाई। आज भी हम उस पारी को याद रखते हैं। वैसे ही आप जाए, अनिल कुंबले के 10 for 10 जब हो रहे थे, जवागल श्रीनाथ चिल्ला रहे थे कि आप कैच मत लीजिए, वाइड डाल रहे थे, आपको वो भी याद आता है। तब भी हमने किसी ने आलोचना नहीं की, हमने तो कहा हाँ भाई, क्यों हम सब चेयर कर रहे थे कि अनिल कुंबले के 10 हो। क्यों ये दोनों मैचेस जो मैंने आपको उदाहरण दिया आलोचना नहीं हुई, क्योंकि उसमें मैच के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। आई थिंक सेम सिचुएशन विराट कोहली के साथ थी, मैच सिचुएशन पे आपका कोई असर नहीं पड़ा। उसके साथ साथ अगर विराट कोहली का 100 आ भी जाए तो उसमें क्या अर्ज है। और दूसरी बात, क्यों मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट किस लिए खेला है, मतलब स्पोर्ट है फॉर द क्राउड, फॉर द फैंस है ही, मतलब उसका मेन एसेंस ऑफ स्पोर्ट यही है कि वो फैंस के लिए। जब मैंने, हमारे कई रिपोर्टर्स वहाँ पर थे, हमने कई दर्शकों से वहाँ पर बात की, हमने पोल भी की, अपनी वेबसाइट पे कई बार चर्चा की, ज़्यादातर फैंस से पूछा भाई आपको क्या अच्छा लगा। भाई हम लोग तो बतौर पत्रकार अपनी राय रख सकते हैं, कई बार हम थोड़े क्रिटिकल भी होते हैं, लेकिन उनकी राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट उनके लिए। ज़्यादातर लोगों ने बोला, जो मैदान पे थे उन्होंने ये कहा भाई हम तो यही याद रखेंगे कि हम आए और हमने विराट कोहली का शतक देखा। बांग्लादेश के मैच पे आप देख लो, फर्ज करो धर्मशाला में भी वैसा होता, तो उनके लिए तो वही मेमोरी है ना, उनके लिए तो वही याददाश्त है, उनके लिए तो वही एंटरटेनमेंट है। तो अगर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, भारत को रिजल्ट मिल रहा है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो आई थिंक नथिंग रॉन्ग। धर्मशाला में भी लोग निराश थे जिस तरीके से कोहली आउट हुए। उनका कहना था भाई मैच हो तो अपनी जगह जाए, जीते हारे जीत तो चुके थे, अगर कोहली की सेंचुरी हो जाती ना तो अलग ही मजे आते। तो ये क्राउड की अगर देखा जाए तो क्राउड को तो यही लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुई,
एक बहुत पुराने कोई क्रिकेटर थे, शायद मैं नाम अभी ले नहीं पाऊंगा, 80s में खेलते थे। वो पहली गेंद पर एक बार बोल्ड हो गए थे, किसी बॉलर ने बोल्ड कर दिया था, तो उन्होंने विकेट उठाया, गिल्लियाँ लगाई, बॉलर को 4 गालियाँ दी कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये मेरी बैटिंग देखने आए, तेरी बॉलिंग नहीं। नहीं, ये WG ग्रेस ने किया था। WG ग्रेस, सॉरी, हर्बर्ट सटक्लिफ, उनमें कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, WG ग्रेस वो इंग्लैंड के इतने नामी गिरामी क्रिकेटर थे। हाँ, वो जब आउट हुए उन्होंने किया था, बिल्कुल सही आपने कहा, उन्होंने उठा के वापस रख दी थी कि हाँ। नहीं, मैं आपको चलिए, ये तो एग्जीबिशन मैच था, मैं निजी तौर पे एक मैच देख रहा था जस्ट आफ्टर 83 टीम मतलब वर्ल्ड कप जीता था, उसके ये मैं 89 की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल हुए थे, तो ने एग्जीबिशन मैच खेला था जो मैं देखने गया था कोलकाता में। CCFC जो क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब ऑफ कोलकाता है, बड़ा पॉपुलर है वो, तो उनकी टीम वर्सेस 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का एक एग्जीबिशन मैच हुआ था, मुझे याद है। तो बड़ी जो मेंबर्स ऐसे बैठे हुए थे सारे, और वहाँ जितनी भी लेडीज़ वगैरह सब गावस्कर वो देखने आए थे। तो गावस्कर मुझे अभी भी याद है, गावस्कर पहले ओवर में बोल्ड हो जाते हैं, 0 पे आउट होते हैं, चल। तो लोगों ने कहा भाई हो ही नहीं सकता, हम देखने यहाँ गावस्कर को आए, इनको वापस भेजो, इनकी बैटिंग इनको करनी है। हालांकि गावस्कर ने फिर आके मना किया, उन पर काफ़ी दबाव, उन्होंने नहीं, मैच को आप ऐसे इंसल्ट मत करें, मैं आउट हूँ तो आउट हूँ। पर मैं वही कहता हूँ ना, लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और अगर मतलब रिजल्ट भी मिल रहा है, सब कुछ कायदे से हो रहा है, कोई चीटिंग नहीं हो रही, तो क्या हर्ज है। अगर हाँ मैच आप हार जाते तो हम शायद सबसे पहले उंगलियां उठाते, भाई आप तो 100 छोड़िए, मैच जिताना चाहिए था। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मुझे वो मैच बड़े अच्छे से याद आता है। आप मुल्तान टेस्ट के बारे में बात कर लें, वो मैच में वीरेंद्र सहवाग 300 रन बनाते हैं। आज भी मैं अगर किसी से बोलूँ, उनको वही याद आता, 194 पे डिक्लेयर कर दिया था सचिन तेंदुलकर का। तो हम एज अ पब्लिक, एज अ नेशन ऐसा है ही, तो उसमें सिर्फ विराट कोहली पे उंगली क्यों उठाई जाए। सही बात है, सिर्फ विराट पे क्यों उंगली उठाई जाए। हाँ, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, रोहित शर्मा क्या एंटरटेन कर रहे हैं, जहाँ भी खेलने उतर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल, अलग ही किस्म की बैटिंग दिख रही है उनकी। और जबकि वर्ल्ड कप से पहले ही शायद उन्होंने कहा था कि मैं अब कोशिश ये करूँगा कि बिल्ड करूँ, रैश शॉट खेल के विकेट्स ना गवाऊँ, अपनी विकेट ना थ्रो करूँ, लेकिन ये कुछ दिख नहीं रहा है। लोगों का मानना है कि कम से कम 2 सेंचुरीज मिस करी रोहित ने, लेकिन क्या ये जो उनका अप्रोच है, इसी के चलते इंडिया लगातार 5 मैच जीत रही है? संदीप जी, बहुत सिंपल है। तुमने एक अच्छी लाइन कही थी कि वी आर हियर टू एंटरटेन, बेन स्टोक्स ने कहा था ना। रोहित शर्मा फॉलो कर रहा है, दिखा रहा है कि बहुत क्लियर है एजेंडे पे, उसे मालूम है कि स्टेबिलिटी वाला गेम मेरे बाद आने वाला खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर खेल सकता है, मुझे एग्रेसिव अप्रोच में खेलना है, और बस उस मकसद से वो खेल रहा है। वो है, अफसोस दिखता है, सेंचुरी मिस करने का अफसोस किसे नहीं है। मतलब विराट कोहली भी 95 पे आउट हुए, टीम को जिता चुके, तो उन्हें अफसोस था, और हमें भी अफसोस था, पर उसे भी अफसोस है। लेकिन वो जानता है कि वो अपनी टीम के लिए इतना कुछ कर चुका है कि अब उसे कोई मतलब जो चाहिए, एक 200-250 रन के टारगेट को उसने छोटा बना दिया अपनी इनिंग से, कि भाई मैंने 10 ओवर में, 15 ओवर में इतने रन जुटा दिए आपके लिए कि अब आपके लिए चेज बहुत आसान हो गया है। तो वो करके जा रहा है, वो एकदम क्लियर कट मकसद है कि मैं तेजी से खेलूंगा। और शुभमन, खास करके ऐसे वक्त पे जब शुभमन गिल अभी फिटनेस पूरी 100% अभी भी नहीं है, मतलब हो सकता है संभव, हम नहीं बता सकते एक्चुअल फिगर क्या, कैसा वो फील करते हैं मैदान पे, पर शुभमन गिल को हम लोग नहीं मानते एक तरह से पूरी तरह से फिट, तो वो अभी थोड़ा सा खुद को अभी सेट कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में वो रमे नहीं है पूरी तरह से, शुभमन गिल के बल्ले से वो पारी निकली नहीं है जिसके लिए 2023 जाना जाता है। तो अभी रोहित शर्मा पे जिम्मेदारी ज्यादा है, और वो बखूबी निभा रहे हैं। उनका वो ना, जो कि सहवाग के बल्ले से 40 रन आए, पर वो 3 ओवर में आएंगे, मैच सेट हो जाएगा। सेमीफाइनल याद कर लीजिए वर्ल्ड कप का 2011 वाला, भाई सहवाग ने सेंचुरी नहीं मारी, अर्धशतक भी नहीं मारा, पर जैसी शुरुआत उन्होंने आपको दी, पूरे पाकिस्तान कैंप में एक मैसेज क्लियर हो गया था कि वी आर हियर टू विन। और रोहित शर्मा इसी एटीट्यूड से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर मैच में एग्रेसिव। वो तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में वो एक होता है ना, अनॉमली है कि चलिए वर्ल्ड कप की शुरुआत में एक झटका हमें लग गया, हम लोग तैयार हो गए कि अब हम आगे बेहतर करेंगे। और रोहित शर्मा लगभग इसी तरह से पूरे वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले मैचेस में हमें कभी 300+ टारगेट मिले, तो हो सकता है उसमें ज्यादा संभल के खेलें, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट रहे, पर एग्रेसिव इज द वे फॉरवर्ड। और वी आर हियर टू एंटरटेन वाला जो उनका एटीट्यूड है, जो बेन स्टोक्स की कहा, बेन स्टोक्स का कहना था कि हम एंटरटेन के मकसद से आए, तो पूरे मतलब हम लोग तो एंटरटेन हो रहे हैं, हमें तो मजा आ रहा है। एक चीज़ उनकी देखिए जो मतलब बहुत मुझे लगता है, जैसे कह रहे हैं ना कि एंटरटेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सोच के आए हैं कि एक स्टेटमेंट उन्होंने देना है। वो किस चीज़ से साफ होता है, जब वो वर्ल्ड कप में जा रहे थे या कोई भी बड़ा मैच होता है, एक उनकी आलोचना होती थी और हम सब कहते थे यार तब क्या होगा जब शाहिन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्मर आएंगे, बॉल अंदर लेके आएंगे, बॉल अंदर रोहित बाहर, ये सब तब क्या होगा जब ट्रेंट बोल्ट के हाथ में बॉल होगी, लेफ्ट आर्मर है, वो ऐसे डालेंगे। आप देखें इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ
इन्होंने स्ट्राइक ली, जो लेते ही हैं पहले, उनके पास नई गेंद, और उन्होंने दोनों की पहली गेंद पे किस तरह से खेला है शॉट, तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं। मतलब ठीक है, वो अग्रेसिव बैट्समैन है, वो टीम को अच्छी शुरुआत देंगे, टीम के बारे में सोच रहे हैं, वो है, पर ये जिस अंदाज में खेल रहे हैं, और खासतौर पर उन गेंदबाज के खिलाफ जिनके खिलाफ इतनी खबरें बनी है या उनकी आलोचना हुई है, जिस अंदाज में उनको अटैक कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि वो क्या सोच के आ रहे हैं, मतलब उनके पीछे की थिंकिंग क्या है। उन्होंने बोला है भाई मैं टोन सेट करूंगा, मैं कप्तान हूं। आपने एवरेज की बात की, उन्होंने ये कहा भी था, मुझे याद है एशिया कप में था, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पता है जिस अंदाज में मैं खेल रहा हूँ मेरी एवरेज कम हुई है, और हर एक बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज वो रनों का भूखा होता ही है, वो एक निशानी भी अच्छे बल्लेबाज की। उन्होंने कहा मेरी एवरेज कम हुई है, लेकिन उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया बड़े अच्छी तरह कि हमारे टीम में एक तरह की बैटिंग करने वाले कई हैं, बट वो जो दूसरा अंदाज है ना बैटिंग करने का, जो आप 160-70 के स्ट्राइक रेट में खेलोगे, वैसे लोग बहुत कम हैं। तो अगर और कोई नहीं है तो मैं बतौर कप्तान, मैंने कहा यार मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं, मैं बनूंगा वो खिलाड़ी जो उनको करूंगा। पता नहीं मैंने आपको एक कहानी बताई या नहीं, एशिया कप में मैंने उनसे ऐसी ऑफ द कैमरा बात की थी, जब उन्होंने नेपाल के खिलाफ रन बनाए थे, आपको याद हो, बड़ी पिटाई करी थी। तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी देखिए एवरेज कम हो रही है, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस लेके आऊँ, कि थोड़ा टाइम लूँ, थोड़ा समय बिताऊँ, थोड़ी सेट हूँ, जैसे वो पहले खेला करते थे, और फिर मैं अग्रेसिव हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, ये कहते हैं एक दिन पहले, अगले दिन मैच में आपने देखा उन्होंने कैसे तो मुझे ऐसे मिले एक जगह, तो मैंने कहा यार रोहित शर्मा एक दिन पहले कहता है कि यार मुझे रुक के खेलना है, मेरे को रन बनाने हैं, मैं फिर तेज़ी से मारूंगा। अगले दिन रोहित शर्मा जाता है, मिलते ही संदीप लामिछे को इधर छक्का उधर छक्का पे, तो कह रहे नहीं मैंने जैसा कहा था वैसे ही किया। आपने देखा नहीं, पहले ओवर में मैंने 3 डिफेंसिव शॉट खेले, तो उनके लिए वो डिफेंस था कि एक ओवर में 3 गए, उसके बाद तो तभी मैं समझ गया था ये अलग अंदाज में है, अलग मूड में है, वर्ल्ड कप में अलग से आपको नजर आएंगे। अच्छा, अभी साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, दोनों टीम का पैटर्न सेट है, एक पहले बैटिंग, एक चेज। वहाँ पे अगर सिचुएशन उल्टी हुई तो नुकसान में कौन जाएगा? मैं तो चाहता हूँ उल्टी हो, क्योंकि आप देखना चाहते हैं ना, हाँ, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि भाई दूसरी टीम, मुझे लगता है ये भारत को फायदा होगा। फर्ज कीजिए सिचुएशन उल्टी हुई, मैं बताता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बैटिंग फर्स्ट स्ट्रेंथ भी है एक तरह से इंडिया की, वो आपकी, आई थिंक इंडिया इसलिए इस वक्त चेज कर भी रहा है, या इसलिए वो बैटिंग सेकंड करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उनकी बैटिंग अच्छा काम नहीं कर सकती, इसलिए ताकि उनकी गेंदबाजियों को फ़ायदा मिले, उनके स्पिनर्स को फ़ायदा मिले, और वो चाहते हैं दिन में जब रोशनी हो, जब ड्यू ना हो, तब उनके गेंदबाज डालें। बैटिंग में आई डोंट थिंक इंडियन बैटर्स को कोई प्रॉब्लम होगी, आप पहले इनिंग में उनको बैटिंग करने को बोलेंगे, यही अंदाज में आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे, बल्कि और कम प्रेशर के साथ खेलते नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के साथ अगेन मैं ट्रेडिशनली जाता हूँ, चेजिंग में मुझे लगता है परेशानी होगी, क्योंकि वो जब पहले बैटिंग खेलते हैं ना, विदाउट प्रेशर खेलते हैं और रन बनाते हैं। जब वो चेस करे होंगे, जब एक टारगेट का प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी शायद साउथ अफ्रीका में नहीं है। आपने नेदरलैंड्स के साथ उनका कोलैप्स देखा था, तो वो अच्छा खेलेंगे, पर कुछ मैचेस में उनके कोलैप्स होंगे जब प्रेशर बनेगा। तो आई थिंक अगर रिवर्स होती है सिचुएशन, तो भी इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन है साउथ अफ्रीका के साथ, तेम्बा बाउमा बीमार हैं कहा जा रहा है लगातार, लेकिन ये बीमारी से तो साउथ अफ्रीका का फ़ायदा होते चला जा रहा है, तो क्या ये फ़ायदा कंटिन्यू रखने के लिए अपने कैप्टन को बिठा के रखेंगे या करेंगे कुछ? बैठा सकते हैं। देखिए मतलब मुझे टेम्बा बाउमा बहुत पसंद है, वो बड़े ग्रिटी, सबको पसंद है, वो बड़े ग्रिटी किस्म के इंसान है, ठीक है। वो मुझे ये भी पता चला, मैंने कई दक्षिण अफ्रीकी पत्रकारों वगैरह से बात की है, वो क्योंकि आप साउथ अफ्रीकन टीम की फिटनेस के बारे में बात करते हैं ना, वो फास्टेस्ट रनर है साउथ अफ्रीकन टीम में, फास्टेस्ट। हाँ, मतलब उनकी जो ये जो वो स्प्रिंट रेसेस करते हैं ना ट्रेनिंग में, कहता उनके वो लंबे लंबे यानसन वैनसन भी उनके आसपास नहीं, वो इतनी तेज़ हैं, वो है। प्लस मुझे उनकी वो पारियां याद आती है टेस्ट सीरीज़ में, आपको याद हो भारत के खिलाफ जो उन्होंने कमबैक किया 2-1, दोनों टेस्ट मैचेस में चेस जब आप कर रहे थे। डीन एल्गर के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन टेम्बा बाउमा ने बड़े 2 ग्रिटी शानदार नॉक्स खेले थे, तो ग्रिटी किस्म के इंसान है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि इस वक्त जिस तरह का वर्ल्ड कप चल रहा है, उनकी तरह जो थोड़े कंजर्वेटिव बैट्समैन है, उनकी जगह नहीं मिल रही। रीज़ा हेंड्रिक्स उनकी जगह आए, उन्होंने क्या कमाल कर दिया, तो बीमार है। तो ऐसा हुआ है भाई, कप्तान को तो बीमार करा गया है। आईपीएल में अक्सर होता है, अगर आपको याद हो, आपको कप्तान बाहर बैठाना पड़ता है अगर सिचुएशन डिमांड करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगह आपको अलग अलग पिचेस मिल रही हैं,
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम जो कोलकाता में खेल रहे हैं, आप चाहेंगे कि टेम्बा बउमा बीमार रहे हैं उस दिन, लेकिन हो सकता है जब वो लखनऊ में खेल रहे हो, चेन्नई जैसी जगह खेल रहे हो, अगर उस तरह की ट्रिकी पिच मिले तो आप चाहेंगे कि भाई बउमा आपको उस दिन हो, क्योंकि बाकी सब चला के खेलेंगे, कोलैप्स होगा तो एक तो बंदा चाहिए, दूसरी तरफ जो, तो मिक्स एंड मैच होगा। बट हाँ, ये थोड़ी टफ सिचुएशन, बट ये सिचुएशन की उसमें आसानी ये है कि आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना, कोई लेटर नहीं लिखना आईसीसी को, आप सिर्फ बोल सकते हैं कि बीमार है। बीमार है तेम्बा बउमा। मैंने एक फेसबुक पेज में देख रहा था एक दिन, प्रॉपर हिंदी में बउमा के बारे में लिखा जाता है, और इतना अच्छा, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि दे आर मेकिंग फन, लेकिन नहीं है। मतलब उसमें आप देखोगे तो थोड़े बहुत मज़े लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से तारीफ करते हैं ना बउमा की, फिर इंटरेस्ट आता है आपको जानने में। तो और बउमा की बैटिंग आपने इतनी चर्चा की, कैप्टेंसी भी ठीक ठाक कर रहे थे वो, कैप्टेंसी में कोई कमी नहीं थी। भले उनका मजाक बनाया जाए और कहा जाए कि बैटिंग नहीं कर पा रहे, टीम पर बोझ है, लेकिन जिस दिन उनका बल्ला चलता है, हमने देखा 50-60 गेंदों पर सेंचुरी मारते हैं ओडीआई में। नहीं, और दूसरी बात देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी, और एक कप्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द टीम, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीकी जैसी टीम जहाँ जहाँ अलग अलग रेस के खिलाड़ी हैं, तो उसमें कई बार परेशानी आई है, कई बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है कुछ खिलाड़ियों से। लेकिन अब आप किसी भी खिलाड़ी से, टेम्बा बउमा के बारे में पूछे, मैंने कई इंटरव्यू पढ़े हैं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के, चाहे वो किस भी रेस, कलर, कुछ के भी हो, सब के लिए हाईएस्ट रिस्पेक्ट है बउमा के लिए। तो वो आपको दर्शाता है, मुझे याद आता है कि क्विंटन डिकॉक के साथ लेकर कुछ इश्यूज़ हुए थे, वो इस किस्म के खिलाड़ी भी हैं, एक बार उन्होंने नी लेने से मना कर दिया था, तब काफ़ी बातें हुई थी। फिर भी टेम्बा बउमा में बहुत अच्छे सिचुएशन को, बहुत डेलिकेट सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया। उसमें क्विंटन डिकॉक ने उनकी तारीफ भी की कि बतौर कप्तान इन्होंने जिस तरह से मेरे से बात की, जैसा किया, मेरी हाईएस्ट रिस्पेक्ट है इनके लिए। तो वो भी आसान नहीं है एक खिलाड़ी के लिए, खासतौर पर देखिए उस खिलाड़ी के लिए ना जो आपको पता है आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं है, तो उसमें आपको परेशानी क्या आती है कप्तान के लिए? परेशानी भाई, जब टीम थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, आपको सबको कहना है यार अपनी गेम आप अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। कई बार आप अगर इतने टॉप लेवल के खिलाड़ी नहीं हैं तो आपसे सवाल खड़े कर सकते हैं, टीम में रिवोल्ट हो सकता है। उसके बावजूद उतना उनके लिए रिस्पेक्ट आना, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन रेनबो कल्चर है ना, उनको सबसे अच्छी तरह से कोई रिप्रेजेंट करता है तो टेम्बा बउमा ही है। हाँ, बीच में हमको श्रीलंका से भी खेलना है। एंजेलो मैथ्यूज वापस आए हैं, रोहित का बल्ला लगातार चल रहा है, लेकिन आज मैं कमेंट्री में सुन रहा था कि रोहित शर्मा को बहुत परेशान करते हैं एंजेलो मैथ्यूज। तो क्या ये कोई चुनौती बनेगी या हिटमैन चलते रहेंगे ऐसे ही? शाहिन शाह अफरीदी भी और बोल्ट भी परेशान करते हैं। नहीं, इनकी पेस, चूंकि पेस इनकी कम, अब एवरेज इनकी पेस 121 के एमपीएच है, स्लोवेस्ट 115, कुंबले से तेज फेंकते थे। तो इसलिए कहना कि चूंकि हाँ, रोहित को चूंकि बल्ले पे आती गेंदें पसंद है तेजी से, तो इसलिए, और थोड़ा हिस्ट्री भी रही है इनकी, बहुत परेशान करते हैं एंजेलो मैथ्यूज। तो क्या लगता है आप लोगों को समस्या होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये अब वो जिस फॉर्म में है, तब जब तक एंजेलो मैथ्यूज आएगा तब तक रोहित 50 रन पे पहुंच जाते हैं, बात ही खत्म है आपका। या तो आप पहली ओवर डलवा लो एंजेलो मैथ्यूज से कि आपको लगता है कि मैथ्यूज विकेट निकाल सकते हैं रोहित शर्मा की, पर अभी फिलहाल श्रीलंकाई टीम भी उस हाल में नहीं है कि वो एंजेलो मैथ्यूज से पहला ओवर डलवाएंगे, तो बहुत क्लैरिटी है उसमें। ठीक है, आप पूछते तो मैच टू मैच करोगे तो वैसे सचिन तेंदुलकर लेफ्ट आर्मर स्पिन बॉलर से अक्सर चकमा खाते हैं, से परेशान तो अब उसका कोई उपाय नहीं है ना। वो तो एवरी वो बनी आप बनाने के लिए तो तय ही कर सकते हो यार, 7 बार विकेट ले लिया, इसका मतलब यार भाई साहब खेल नहीं पाता। अब ये भी देखो ना कि कितने रन ठोकता है उनके खिलाफ, कितने रन मारता है, तो ये सारी चीजें वो अब है कि अब 2 टिक हो गए हमारे, कि बोल्ट खत्म हो गया, शाहिन शाह अफरीदी खत्म हो गया, अब मैथ्यूज खोज कर लाए हैं। और श्रीलंका के मैच तक तो हमारा मामला रुकेगा नहीं, हम अगले मैच में सेट कर लेंगे अपना सारा कुछ। हम जा रहे हैं, अब डिपेंड करता है हम कलकत्ता जाएंगे कि मुंबई। नहीं, और दूसरी बात, फर्ज करें कि एंजेलो मैथ्यू पहला ओवर डाल भी देते हैं, वो रेयर ओकेजन में रोहित शर्मा को आउट भी कर देते हैं, ये इंडियन टीम में इस वक्त ऐसी डेप्थ है, मतलब ऐसे खेल रहे हैं कि रोहित नहीं चलेगा तो उस दिन शुभमन 100 कर देगा, शुभमन 100 नहीं करेगा उस दिन हो सकता है आपके विराट कोहली तो कर ही रहे हैं 100, वो ही कर देंगे, श्रेयस अय्यर क्या पता किसी दिन लगा दें, या आपके केएल राहुल कर दें, सूर्य कुमार यादव बोलेंगे भाई मेरे पास 1-2 चांस ही है, भाई मेरा ही आज मौका है। और जडेजा जिनको लेके आप थोड़ी बहुत घबरा रहे थे उनकी बैटिंग को लेकर, बॉलिंग तो आपको पता था वो विकेट निकालेंगे, उनकी बैटिंग का मैं देख रहा था इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था ओडीआई में इस वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने भी इतनी अहम पारी खेल दी उस दिन। तो कोई इस वक्त इंडियन टीम को किसी का डर नहीं होना चाहिए। मैंने हालांकि उस दिन अभी 2 दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया खेली मैंने ट्वीट किया कि यार ऑस्ट्रेलिया टीम जिस अंदाज में खेली ना, कोई टीम उनसे
भिड़ना नहीं चाहिए सेमीफाइनल में। वो ये हो सकता है कि भाई मेरी मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है, हम उस जनरेशन में पले बड़े जहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम से आपको घबराते ही थे, कैसी भी हो आप सेमी मतलब नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे कैसी भी ऑस्ट्रेलिया हो। 2011 की ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है वन ऑफ द वीकेस्ट टीम थी, फिर भी आपके पसीने छूट गए थे जब आप बड़ी स्ट्रांग टीम थी। क्वार्टर फाइनल में उनको हराने के लिए हमें सबको पता है वो 248 या जो भी टारगेट था, मतलब 260, around हाँ 260। सब हम घबराए हुए थे, मतलब जब तक वो युवराज का नॉक एक्चुअली लास्ट में वो जो खेल गए आप जीते, वरना परेशानी होती है ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम नॉकआउट में अलग लेवल पे होती, मैंने इसलिए कहा। लेकिन मैं उसके जवाब में इतने देख रहा था, मुझे अच्छा भी लगा कि ज्यादातर फैंस कह रहे हैं यार आप वही चीज बातें कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से घबराओगे आप, वो पुराने, हो सकता है मैं थोड़ी पुरानी सोच का हूं, नई जनरेशन मुझे कह रही है कि यार ऑस्ट्रेलिया घबरा रहा होगा इंडिया से, कि नहीं यार इंडिया से नहीं भिड़ना है, नहीं यार ये इंडियन टीम। और हो सकता है ये बात सही भी हो, भाई हम दूसरे नजरिए से देख रहे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहा हो या सारी टीमें ये कह रही हो यार कोई भी मिल जाए सेमीफाइनल में इंडिया ना मिले, उस अंदाज में इंडियन टीम खेल रही है। अच्छा, ये एक बहुत सारी चर्चाएं, सबको लग रहा है इनविंसिबल है इंडिया, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने देखा है, हमने सालों से क्रिकेट हम सारे लोग देख रहे हैं, हमने देखा है कि ऐसे इनविंसिबल होते होते एक मैच आता है कि आपको जो टॉप 3 हैं, जो मतलब परफॉर्मेंस वाले टॉप 3, विराट हो गए इस वर्ल्ड कप में, रोहित हो गए, 1-2 नॉक राहुल के अच्छे हैं, एक 50 मारी अय्यर ने। लेकिन किसी दिन अगर कोई टीम विराट और रोहित को पकड़ ले गई तो फिर मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल को भी मौके लगातार मिल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस हिसाब से। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था, अय्यर को 4 से 5 शॉट गेंदे आप लगातार फेंको, उनका ये माइंडसेट होगा कि मैं 5 मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं 5 और 5 में फंस जा रहे हो, पक्की बात। आपके केएल राहुल भी, चूंकि उनको इतनी अच्छी स्टार्ट मिल जा रही है ना कि कुछ करना ही नहीं, अपना प्रॉपर गेम खेल, ब्लॉक कर रहे हैं, ढीली गेंदों को मार रहे हैं। लेकिन अगर किसी दिन ये होता है, जो हमने लगातार देखा, कभी 5 पे 3 हो गए, कभी 21 पे 4 हो गए, ऐसी कोई सिचुएशन में अगर हम फंस गए तो फिर क्या होगा? नहीं, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था, मैं निखिल भाई से ही पूछना चाह रहा था कि अभी तक हमने वर्ल्ड कप में अपने अपनी पूरी टीम देख ली, प्लेइंग 11, 12, 13 जो भी अपना हम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट जिसको किया है प्लेइंग में, अभी तक हम लोगों ने किनका बेस्ट नहीं देखा है, जिसमें एक नाम श्रेयस अय्यर आता है कि हमने उनका बेस्ट नहीं देखा अभी भी। दूसरा जैसे बल्लेबाजी में ही ले लें तो शुभमन गिल का बेस्ट हमने नहीं देखा, और शुभमन गिल फिटनेस वाला इशू भी है तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं क्यों वेट करूंगा, मुझे तो जीतना है ना, मेरी टीम जीते, मैं क्यों वेट करूं? ईशान किशन को बिठा रखा, आपने क्यों बिठा रखा? और बॉलिंग में मुझे लगता है कि हमने अश्विन का भी बेस्ट नहीं देखा। खेले हैं क्या अश्विन? हाँ, एक मैच। अच्छा, खेले, मैच मैं तो पर भूल भी गया। हाँ, फिर हमने उनका बेस्ट तो नहीं देखा अभी। तो आपके हिसाब से क्या है, और कोई है इसके अलावा लगता है कि नहीं अभी हमने उनका बेस्ट तो देखा नहीं? शार्दुल ठाकुर? शार्दुल का बेस्ट नहीं देखा आपने, स्काई का भी बेस्ट नहीं देखा, एक खेले, हो सकता है आप 2-3 मैचेस खेले तो उनका भी आपने बेस्ट नहीं देखा। लेकिन आप कह रहे थे वो कौन सा है जो वो आधा घंटा जो है, तो मैं मतलब अगर पॉजिटिवली देखूं तो ये भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया को उदाहरण दिया, भाई वो तो जाते थे वर्ल्ड कप में विदाउट बैड हाफ आवर, तो हो सकता है इंडिया जाए। और दूसरा नजरिया देखने का कि क्या पता वो बैड हाफ आवर आ गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में, है ना, जब आप फंस गए थे, 3 विकेटें आपकी चली गई थी, लेकिन आपका चला गया था, कैच नहीं छूटता तो आप वहां से उबर कर आपने मैच जीत लिया, तो शायद वो वर्स्ट हाफ आवर जा चुका है, अब इसके बाद आए ना नहीं। लेकिन अगर वो हाफ आवर आता है तो एक पता है क्या, ये चीज टीम क्या अलग बनाती है, मैं आपको वो पाकिस्तान वाले मैच पे लेके जाता हूँ और उसके बाद आप सारे मैच देख लो, एशिया कप वाले मैच पे लेके जा रहा हूँ, वो बैड हाफ आवर फिर आया आपका। लेकिन आपने क्या देखा, इस टीम में वो मादा है कि आप एक डिसेंट टोटल फिर भी लगा लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन विराट, और बाय द वे न्यूजीलैंड वाले मैच में हालांकि रोहित ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, अगर उस दिन मेरे को लगता है विराट अगर चले गए थे 30-35 में, आप हार गए थे वो मैच, वो विराट आपको 95 बना गए, वो आप जीत गए, नहीं तो फंस गया था वो मैच। तो वही अगर सिचुएशन, मुझे लगता है इस टीम में स्पेशली जब हार्दिक आ जाएंगे, जब और 8 पे आप अश्विन या शार्दुल किसी को खिला रहे हो, उस सिचुएशन में हो सकता है आप अबव पार नहीं, बट एक थोड़ा पार टाइप टोटल आप फिर भी लगाओगे अगर आप पहले बैटिंग करो। मुझे ये है कि ये क्या मुझे कॉन्फिडेंस देता है इस टीम में, जो अलग है, वो बैड हाफ आवर वजह कि जो आपकी जो बॉलिंग है ना, वो बहुत कमाल की है इस वक्त। और हम भूल रहे हैं, हम बैटिंग के बारे में चर्चा करें, आपकी बॉलर्स ने एक्चुअली आपको इस टूर्नामेंट में एकदम अलग बनाया हुआ है। मुझे याद आता है, आप हर मैच निकाल लो, बांग्लादेश 98 फॉर नो लॉस था, वहाँ से आपने उनको 270 कुछ पे ले गए। पाकिस्तान 150 फॉर 2 था, आप उनको 191 पे ऑल आउट कर देते हो। सेम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 10 ओवर में लास्ट 54 रन 50 में आप उनको लास्ट उसमें, तो आपके बॉलर्स ने दिखाया है कि कंडीशन चाहे सपाट पिच भी हो, ढेर सारे रन, मिडिल ओवर्स में जब बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, जो ऑपोजिशन कंसोलिडेट करता है, रन बनाता है और बॉलर्स विकेट नहीं लेते,
आप विकेट निकाल रहे हो, आपके पास जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जडेजा, शमी, ये सब वो गेंदबाज है लगातार विकेटें निकाले हैं, सिराज भी, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप पार टोटल भी लगाते हो, जैसे मैं वही आपको उदाहरण दिया एशिया कप में 268 अगर इंडिया ने लगाए थे, जो पार था, अबव पार नहीं था, डराने वाला नहीं था, लेकिन इंडियन बॉलिंग वो भी डिफेंड कर देगी। तो इसलिए मैं इतना नहीं घबरा रहा, अगर थोड़ा बुरा दिन भी आता है तो। नहीं, डिफेंड वाले पार्ट से मैं अभी है कि अभी इंडिया प्रॉपरली कितना डिफेंड कर पाएगी ये आने वाले मैचेस में देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भारत को मौका मिला नहीं है। लकीली हम लोग मतलब डिफेंड जब किया अभी तो मतलब उतना मुश्किल नहीं देखना पड़ा। तो अब बड़ी टीम के साथ अगर साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड ठीक है अभी ख़राब खेल रही क्रिकेट, लेकिन टीम वो बड़ी है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैचेस और आने वाले हैं, तो हमें और भी बहुत कुछ हो सकता है कि जो चीज़ आप भी चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका चेज़ कर ले और हम पहले बैटिंग कर लेंगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है, तब पता चलेगा कि वाकई में हम किस पोजीशन में हैं। और बहुत ज़रूरी है, जैसे 2003 वाला वर्ल्ड कप भी देखे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसा नहीं था कि सारे मैचेस आसानी से जीत गए थे, उनके लिए भी हाफ एन आवर के पैचेस वाले मैच थे। पाकिस्तान के खिलाफ खराब हालत थी, एंड्रू सैमंड्स की सेंचुरी आती है। इंग्लैंड के खिलाफ खराब हालत थी, एंड्री बिकल का 70 रन की इनिंग आती है। तो वो, और इवन फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत खराब हालत थी, शेन बॉन्ड ने उनकी पूरी टीम की मतलब कमर तोड़ दी थी, उसके बावजूद वो मैच निकाल जाते। तो वो हर टीम के साथ आता है। इनविंसिबल टाइप का देखा जाए तो 2007 वाला वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, उसमें वो वाकई में कभी भी टूर्नामेंट में हारते दिखे ही नहीं। पर अब जैसी उम्मीद दिख रहा है, जो जिस किस्म का क्रिकेट इंडिया की ओर से दिख रहा है, तो हमें लगता है कि शायद ये इनविंसिबल रह जाएं, लगातार सारे मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, और संभव है कि ऐसा हो भी जाए। पर वो पैचेस वाली चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, आपके पैचेस हाफ एन आवर वाले आते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया टीम वाला देख लो या फिर अपना पाकिस्तान वाले मैचेस में वो लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि बैटिंग इनिंग्स में है, वो बॉलिंग इनिंग्स में भी हो सकता है। तो हम लोगों को इस तरह से देखना चाहिए। अच्छा, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बुरा किया पहला ही मैच और ऐसी तैसी कर दी। अब जो इक्वेशन बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सेमी में ऑस्ट्रेलिया हमसे टकरा सकता है, हम 1 वो 4 जैसे अभी तक चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या लग रहा है आपको, क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे आप ईडन के लिए? यार मैंने तो आपको बताया, मैं मतलब कोई भी और टीम आ जाए ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के ऐसा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है कि ग्लेन मैक्सवेल ने अभी रन बनाया है, अभी वो 4 मैच सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर एक दिन उड़ जाएंगे, 80 बॉल में 140 बना देंगे, मैच पलट जाता है। उस तरह की बैटिंग है, क्योंकि उनके पास वैसे बैटर्स है। डेविड वार्नर जिस दिन करना चाहे, मिचेल मार्श जिस दिन करना चाहे। अच्छा, ट्रैविस हेड आने वाले हैं उनकी टीम में, ठीक है, स्टॉइनिस को रेस्ट करा रहे हैं ग्रीन की जगह। वो स्टॉइनिस भी जब खेलते हैं विकेटें भी निकालते हैं, रन भी बनाते हैं। तो वो एक ऐसी टीम है जिससे आपको डर लगता है। और अब जो उनकी एक और परेशानी थी कि ठीक है, उनकी बैटिंग रन बना भी देती थी, उनकी बॉलिंग काफ़ी मार खा रही थी। जैम्पा फॉर्म में आ गए वापस, लगातार वो विकेटें निकाल रहे हैं। और अगर आप टर्निंग ट्रैक्स दोगे, वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। टर्निंग ट्रैक में तो मैक्सवेल भी कई दिन अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, स्टॉइनिस भी अपनी कटर यूज़ करते हैं, उस तरह की पेस करके करेंगे। हेजलवुड उन ट्रैक्स में अगर आप वैसी पिचेस बनाते हो, हेजलवुड बहुत, क्योंकि वो लेंथ पकड़ के डालते हैं, आपने पिछले 2 मैचेस में देखा होगा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने की, तो उनकी बॉलिंग भी धीरे धीरे लय में आ रही। तो वो एक ऐसी टीम है ना, न्यूजीलैंड मिल जाए, मुझे लगता है आप थोड़ा हावी हो जाते हो उन पे। हालांकि मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड जो भी हो, फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। सेम विद साउथ अफ्रीका, मुझे पता है साउथ अफ्रीका इज़ नेवर फार अवे फ्रॉम अ कोलैप्स। उनकी बैटिंग का कोलैप्स कितनी भी रन में आया, उनका कोलैप्स आने वाला होता है। मुझे हर तीसरे मैच में लगता है आ सकता है। पाकिस्तान के साथ भी अगर आती पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि भाई हम तो 20 हैं, वो 19 है। ऑस्ट्रेलिया एक इकलौती टीम है ऑन दिस डे, बट फिर भी मैं एज, मतलब ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मैदान पे जाते हो, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो, फेवरेट्स तो इंडिया ही जाएगी, जो आपने इस टूर्नामेंट में फॉर्म दिखाया। बट अगर किसी से थोड़ा ज़्यादा डर लगेगा, खतरा लगेगा आपको, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब इन्होंने बहुत मतलब बोल ही दिया है, तब क्लियरिटी दे दी कि भाई दिल के अंदर इंडिया रहेगा, पर मैदान पर पता नहीं। वैसे कोलकाता वाला पता नहीं, अभी तक जब तक हम लोग कोलकाता वाले पिच पे खेलेंगे नहीं, तो हमें आइडिया लग नहीं पाएगा कि किस किस्म की पिच मिलने वाली है। क्योंकि वो इंडिया खेलेगी मुंबई ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर तो खत्म है। वानखेड़े का यार कोई भरोसा वहां तो 350 रन बने। हाँ नहीं, मतलब वो वानखेड़े वाला ना, वो जब भी वानखेड़े याद आता है 2016-17 वाला T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद आ जाता है। बहुत दुखद है। और उसी मैदान पे संभवतः 350 से ऊपर हम लोगों ने एक बार डिसाइडर मैच में, एक 5 मैच की सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी मारी थी और बहुत ज्यादा रन मारे थे। मतलब उसमें फर्स्ट बैटिंग पैराडाइज है। सेकंड में भी लोग बोलते हैं कि चेज करने के लिए वो आसान पिच है, वो और बेंगलुरु वाली पिच की वहां चेज करना आसान है।
पर यू नेवर नो, क्योंकि अभी जितने मैचेस हो रहे हैं वानखेड़े में चेज करना बहुत मुश्किल है, कहाँ चेज हो पा रहे हैं। फर्स्ट टीम जो पहले बैट कर रही है वो 400 के आसपास का टारगेट ले रही है और बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वर्ल्ड कप कहने के लिए होता है कि आप वनडे मैचेस में 400 350 इज अ नॉर्म, पर वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होता है। चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप चेज नहीं कर पाते। 280 290 के बाद ही वो प्रेशर फील होने लगता है कि वर्ल्ड कप का मैच है, आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जो चेजिंग टीम होती है वो गलतियां करने लगती है। तो ये दिक्कत रही है। नॉकआउट में तो वर्ल्ड कप का नॉकआउट 280 इज लाइक 320 बहुत ज्यादा। 320 भी आप कम बोल रहे हो, लिटरली 350 फील होता है। 320 भी अब फील तो होता है। पिच खोदने वाले भी नहीं रहे। नहीं, वो पिच खोदने तो तब होता है पाकिस्तान वहाँ अगर खेलती है। पाकिस्तान में पहली बात तो क्वालिफाई नहीं करेगी। अगर मानो मिरेकल हो भी जाता है, क्वालिफाई करते भी हैं सारे मैच जीते हुए, तो भी वो तो कोलकाता में खेलेंगे। फिर हो सकता है कि आप फिर कोलकाता में खेलें, क्योंकि अगर इंडिया टॉप करती है, पाकिस्तान फोर्थ आती है तो आप जाते हो। बट पाकिस्तान जिस हालात में है अभी, आपने पता नहीं फॉलो कर रहे हो नहीं, पीसीबी ने, मतलब आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, बट जब आप ये प्रेस रिलीज़ देखते हो ना, 2 दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ आई पीसीबी की जिसमें उन्होंने कहा नहीं ये जो खबरें आ रही है लड़ाई की हमारी टीम में, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। आज फिर एक आई है प्रेस रिलीज़ जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं ये सब जो ठीक है, टीम खेल रही है, आप लोग ये, बट हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये टीम सिलेक्शन में इंजमामुल हक, बाबर आजम को फुल हमने फ्री हैंड दिया था, इनको जो मन में आया इन्होंने टीम चुनी है, वर्ल्ड कप के बाद हम देंगे। तो आपने सीधा सीधा बोल दिया है कि बाबर आप तैयार हो जाएं, पैक कर लें बोरिया बिस्तरा, ये आपका लास्ट वर्ल्ड कप। अभी देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इस सिचुएशन में प्रेस रिलीज भेजनी चाहिए थी। आपने बातों ही बातों में दबाव डाल दिया अपने कप्तान पे, अपनी टीम पे। अरे ये चीज़ आप अगर 1-2 मैचेस और हो जाते और आपको पक्का हो जाता बाहर हो गए, तब आप ये भेज देते। इस सिचुएशन में जहां मस्ट विन गेम्स हैं, आई थिंक 4 हैं उनके, या मैचेस बचे हैं? 4 बचे, चारों अगर जीतेंगे तो क्वालिफाई। तो आप वेट कर ले भाई, उनको चांस दे। एक बार नहीं हुआ फिर आप ये भेज दें। तो ये चीज़ मतलब होना पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नई बात नहीं है, बट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इम्पॉसिबल है उनका पहुंचना। तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और फिर ये तय हुआ है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ना मिले तो सबके लिए ठीक होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिली, तो इंडिया इनविंसिबल रहते हुए ये वर्ल्ड कप जीत रही है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मिल गई तो फिर तो वहीं से पैकअप हो जाएगा, मुंबई से फिर अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे लोग। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं है। मैंने आपको कहा इंडिया फेवरेट स्टार्ट करेगी, पर मैं कह रहा हूं अगर आपको चॉइस है, अगर मेरे पास, देखिए अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको सबको हराना ही पड़ेगा, आप सेमीज नहीं तो फाइनल में। और अभी भी मैं मानता हूं कि इंडियन टीम फेवरेट है, पर मैं ये कह रहा हूं अगर आप चॉइस की मुझे दे रहे हो कि भाई कौन सी टीम चाहिए, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, साउथ अफ्रीका दे दो यार, न्यूजीलैंड दे दो, पाकिस्तान दे दो, इंग्लैंड दे दो। इंग्लैंड का तो मुश्किल है। और वर्ल्ड चैंपियन जब आपको बनना है तो आप ये मान के चलो कि हर बड़ी टीम को आपको हराना होगा। 2011 में भी आप क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराते हो, सेमीफाइनल पाकिस्तान को हराते हो, फाइनल में आप श्रीलंका को हराते हो। तो वही है भाई, टूर्नामेंट का चैंपियन बनना है तो फिर आपको कौन सी टीम आ रही है इसकी चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। ऑल्दो हम ज्यादा फैंस है ना, तो हमें ज्यादा डर लगता है, क्योंकि आप पत्रकार बाद में होते हैं, थोड़ा बहुत फैंस तो आपके अंदर रहता है ना कि यार जीत जाते तो यार जीते जीते एक और वर्ल्ड कप देख लेते जीतते हुए, तो वो चीज रह जाती है। पर वो आप तैयार रहिए, मन बना लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आए, चाहे न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए या फिर पाकिस्तान आए, आप तैयार रहिए कि भाई वर्ल्ड कप का फाइनल अगर जीतना है तो पहले सेमीफाइनल तो पार पाना ही पड़ेगा, कोई भी टीम आए। तो इस तमाम चर्चा का नतीजा निकला है कि इंग्लैंड को हरा रहे हैं लखनऊ में और साउथ अफ्रीका को से निपट लेंगे कोलकाता में। बीच में बच रही है श्रीलंका और नीदरलैंड्स, इन दोनों का भी कुछ होना जाना है नहीं। तो 9 के 9 मैच जीतकर 9-0 के साथ हम सेमी खेलने जाएंगे और जो भी टीम आएगी उसको हराएंगे। ये शो आपको कैसा लग रहा है, ये आप बता नहीं रहे तो आप भी बताना शुरू करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताते चले क्या चर्चा चल रही है, कैसे आपको लग रहा है। और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को भी फॉलो करिए। अभी के लिए इतना ही। द क्रिकेट शो देखते रहिए और लल्लन टॉप से जुड़े रहिए। शुक्रिया।